अलग सेशन में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे समाज सेवी हैं जिनसे हम आपको मुखातिब कराएंगे। बिलासपुर की यानी कि जिसको न्यायधानी कहा जाता है, न्यायधानी आखिर क्यों कहा जाता है और क्या वाकई में जनता के साथ न्याय हो रहा है और कितना तेजी के साथ काम हो रहा है, जरा उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे आज के सेशन के खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शैलेश पांडे जी हमारे साथ आ चुके हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं चाहूँगा कि आप आएँ, मंच पर आएँ और जो जनता के सवाल हैं, आप उन सवालों के साथ आपके जो जवाब हैं और ख़ास करके बिलासपुर कैसे तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, उस पर आप हमारे साथ चर्चा करें। तो बहुत बहुत स्वागत है शैलेश पांडे जी आपका। और शैलेश जी, क्योंकि एक लंबे समय से अलग अलग तरीके से समाज सेवाओं के कामों में रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक बड़ा योगदान भी रहा है और राजनीति में आए। शैलेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए राजनीति में शुरुआत करना, ये कैसे संभव हो पाया और क्या वो सोच थी जो आपको राजनीति की तरफ खींच लाई? के आधार पर वो ऐसा बनना चाहता है और रोल मॉडल के आधार पर वो बनना चाहता है। और इसमें कोई भी बच्चा जो होता है, जो जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो अपने सामने टीचर्स आते हैं या उससे बड़े, अगर हम देखते हैं पुलिस में अच्छा काम करते हैं तो पुलिस जैसा बनना चाहता है, कलेक्टर अच्छा काम करते हैं तो कलेक्टर जैसा बनना चाहता है, राजनेता अच्छा काम करते हैं तो राजनेता बनना चाहता है। तो एक भावना सबके मन में होती है कि वो जीवन में, अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करे। मैं समाज से जुड़ा ही रहता था और समाज के कार्यक्रमों में जाता रहता था। बिलासपुर से तो बहुत जुड़ाव था, चाहे वो खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियाँ, शिक्षा के माध्यम से तो जुड़ा ही रहता था सभी बिलासपुर के लोगों से। और मेरे गुरुदेव शंकराचार्य जी, जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनके साथ मैं काफ़ी जुड़ा रहा और उन्होंने हमें राष्ट्रोत्कर्ष की जो है भावना उन्होंने जागृत करी और उन्होंने युवाओं से बहुत अपेक्षा करी। तो इस कारण से जो देश की सेवा करने का जो जज्बा था और समाज की सेवा करने का जो जज्बा था, वो और भी आगे आया। तो उसी क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए मैं जो है वो अपनी कांग्रेस पार्टी में आया और फिर मैं आगे उसमें रहा। और यही नज़र भी आता है कि जब जिस जज्बे के साथ आप आए हैं वो बिलासपुर के विकास में नज़र भी आता है। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि बिलासपुर में इंडस्ट्रियल हब के तौर पर हमने देखा है बहुत सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए क्या रोड मैप है? बतौर एक विधायक, एक राजनेता और बिलासपुर के एक नागरिक होने के नाते आप क्या उसमें बड़ा परिवर्तन और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, बिलासपुर एक बहुत अच्छा शहर है और जब हमारी सरकार आई, जब मैं विधायक बना यहाँ पर, तो हमारे सामने कैसा बिलासपुर था? खुदा हुआ बिलासपुर था, खोदा हुआ बिलासपुर था, सब जगह खुदा हुआ था। कोई इसका सिस्टमेटिक अप्रोच से डेवलपमेंट नहीं किया गया। शहर तो शहर, यहाँ पर नदी जो है हमारे सुंदरता का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक, अरपा नदी सूखी पड़ी हुई, उसके लिए कोई प्लान नहीं। शहर के अंदर कोई प्लानिंग नहीं, पानी की कमी लगातार होती जा रही थी। और विस्तारीकरण की बात करें तो शहर का विस्तारीकरण भी रोका हुआ था ना। इस शहर को कोई बड़ी चीज़ मिली थी आज तक। हवाई यात्रा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले हवाई जहाज भी नहीं उड़ा पाए। 15 साल चिड़ैया नहीं उड़ी यहाँ पर बैठ के। तो ऐसे बिलासपुर को संभालने का, संवारने का जिम्मेदारी जो है यहाँ की सम्मानी जनता ने दिया। और ये हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया बिलासपुर में। और आपने जैसा इंडस्ट्री की बात करी है, तो हमने सरकार के बनते ही हम लोगों ने सबसे पहले 100 एकड़ ज़मीन इंडस्ट्रियल एरिया को दिया और इंडस्ट्री के लिए। और इन 3 वर्षों में, 3.5 वर्षों में 70 इंडस्ट्री नई बिलासपुर में स्थापित हुई है। इससे बिलासपुर का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इन 3 वर्षों में बढ़ा है। अच्छा, एक हम अमूमन देखते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
कई जगहों से ऐसे राज्य हैं जो जहाँ से पलायन भी लोग बहुत हद तक करते थे। पहले बड़ी परेशानी रहती थी, दिल्ली एनसीआर के खास करके इलाकों में देखा जाए तो बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन अब रोजगार का क्योंकि एक संकट बन जाता था। लेकिन अब बिलासपुर के अंदर ही इतनी इंडस्ट्रीज़ हमने देखी है, मैं आज आया तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी देखी हैं और बहुत हद तक परिवर्तन भी देखा है। तो इसके लिए अब आगे क्या होना चाहिए? कौन सी ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आपको लगता है कि बिलासपुर में होना ही चाहिए, जिसकी वजह से एक पहचान भी बिलासपुर को मिले और बिलासपुर के साथ साथ जो आम लोग हैं, जो बड़ी कंपनियां आएंगी तो नए रोजगार भी लेकर के आएंगी, उससे लोगों का भी फायदा हो? देखिए शुभेंदु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिलासपुर की आवश्यकता क्या थी। बिलासपुर की आवश्यकता केवल एक ही दिशा में नहीं थी कि वहाँ इंडस्ट्री ही बढ़ी। बिलासपुर की आवश्यकताएं ऐसी स्थिति में बहुत सारी थी जब हमारी सरकार आई। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपका जैसे आपने बोला कि 2018 दिसंबर में जब सरकार आई तब हम लोगों को विरासत में लगभग 40 लाख बेरोजगारों की फौज मिली। पिछले 15 वर्षों ने जिन्होंने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने ऐसे काम ही नहीं किए जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले। और लगभग 23 लाख तो रजिस्टर्ड डाटा था हमारे पास, हमारे सामने, जो बेरोजगारी का था। इसके साथ साथ हमको हर क्षेत्र में बिलासपुर को आगे ले जाना था। बिलासपुर की अगर बात करते हैं तो आज बिलासपुर में सबसे सुंदर सी बात यह है कि बिलासपुर वो सौभाग्यशाली शहर है जिसमें कि शहर के बीचों बीच से नदी निकलती है। आपने अरपा नदी का नाम सुना हुआ है, और अरपा नदी की जो स्थिति थी, आज अरपा नदी को 3 सालों के अंदर हमने 2 बड़े बैराज बनाए, डैम बनाए, जिसमें अरपा नदी जो है पूरी समय भरी हुई रही और लगभग कार्य जो है वो जून जुलाई तक समाप्त हो जाएगा। तो 2 बड़े डैम हमने अरपा नदी में बनाए। अरपा नदी के दोनों तरफ हमने 4 लेन सड़क बनाई जिससे कि अरपा की सुंदरता और यातायात में सुविधा मिल सके। उसके अतिरिक्त अरपा के दोनों तरफ नाले बना रहे हैं ताकि जो शहर का जो गंदा पानी है वो धीरे धीरे एक होकर वो 2 ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ जाए और वहाँ पर हम पानी को शुद्ध कर सकें। बताने का मतलब यह है कि अरपा नदी को संवारने का काम, शहर का जल स्तर बढ़ाने का काम, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण काम जो था कि शहर को बड़ा बनाना। यहाँ की सम्मानीय जनता कितने वर्षों से चाह रही थी कि हमारे शहर का स्तर बढ़े और उसको बी ग्रेड सिटी का दर्जा मिले। बी ग्रेड सिटी का दर्जा ऐसे बयान देने से तो नहीं बढ़ जाता था। बी ग्रेड सिटी के दर्जे के लिए उतनी जनसंख्या उस शहर की होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने 18 जो है वो ग्रामीण निकायों को जो है हमने जोड़ा सरकार में आने के बाद, और नगर निगम का परिसीमन किया और 70 वार्डों का नगर निगम बनाया और शहर को जो है बी ग्रेड सिटी पे खड़ा कर दिया। अब औपचारिक घोषणा भारत सरकार की होनी है, चूँकि कोरोना काल आ गया था इसलिए सेंसेक्स के कारण रुका हुआ है। तो ये दूसरा बड़ा इशू था। तीसरा बड़ा अगर हम इशू बात करते हैं शुभेंदु, तो शहर को आगे बढ़ाना है तो हमें देश के मानचित्र में शहर को जोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमको वो काम करना पड़ेगा जिससे कि इंडस्ट्रिस्ट यहाँ आ सके, यहाँ पर हम अच्छे संस्थान खोल सकें, यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स खोल सकें, यहाँ पर हम अच्छे लोगों को ला सकें। तो हम कैसे लाएंगे? हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा करेंगे, ये सब बातें करते हैं, लेकिन ये सब बातें जो है वो केवल बयानों में होती थी। हमने सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम किया, मुख्यमंत्री जी से लड़ाई करी, हम लोगों ने मांग करी। उन्होंने एक बार में हम सब विधायकों की बात को माना और उन्होंने पहले 22 करोड़ रुपए दिए, जिससे कि हमने बिलासपुर को 3C कैटेगरी का जो है वो एक हवाई अड्डा बनाया। और उसके बाद अब हम 3C नाइट, बड़ी उपलब्धि है, ये बड़ी उपलब्धि, और मैं चाहूंगा कि बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए कम से कम ताली बजनी चाहिए। और इसके बाद आज की डेट में उस मांग को केवल बिलासपुर की जनता केवल 3C से ही सेटिस्फाई नहीं है, वो 4C की मांग कर रही है। और आज की डेट में मुख्यमंत्री जी ने 28 करोड़ रुपए फिर दिए और इसके लिए नाइट लैंडिंग का प्रावधान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में जो है वो इंस्पेक्शन हो जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और नाइट लैंडिंग मतलब रात में भी हवाई जहाज आ सकें, और हम बिलासपुर को 4C कैटेगरी के हवाई अड्डे पर लेकर जाएंगे। ये हम लोगों की सोच है और इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बिलासपुर का स्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ाना है हमको, जिससे कि बिलासपुर केवल एक क्षेत्र, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे जा सके।
यानी कि हर क्षेत्र में आगे जाना चाहिए भी और होना भी चाहिए, क्योंकि जनता की यही मांग भी होती है। लेकिन अरपा नदी के साथ लगता हुआ जो पूरा इलाका माँ बिलासा की धरती, अब इसको उन्नत बनाने के लिए, खास करके अगर छत्तीसगढ़ को दान का कटोरा कहा जाता है तो उसमें बिलासपुर की एक अहम भूमिका है। किसानों को आगे बढ़ाना भी बड़ा ज़रूरी है सर। एक तरफ हम उद्योगों को लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम किसानों को भी आगे बढ़ाएं, ये भी एक सोच का हिस्सा होता है जो कि नज़र भी आता है। उसके लिए क्या होना चाहिए और आपको क्या लग रहा है कि इस सरकार में, इस कार्यकाल में पहले से बेहतर क्या हुआ किसानों के लिए? मुझे लगता है शुभेंदु, पिछली सरकार में और इस सरकार बहुत अंतर है। पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो धान का समर्थन मूल्य कितना मिलता था? क्या भारत सरकार ने क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर उनका समर्थन मूल्य स्वीकार किया था? क्या नहीं किया था? आप अपनी ही रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हो। उसके बाद हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने पूरे कर्ज में डूबे हुए छत्तीसगढ़ के किसानों को सबसे पहले 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। सबसे पहला काम किया आते ही सरकार में। और उसके बाद जो 1800-1900 रुपए जो एमएसपी डिसाइड करती है केंद्र सरकार धान के समर्थन मूल्य का, उस एमएसपी से बढ़ते हुए हम लोगों ने राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 2500 रुपए जो है हमने उनको किसानों को दिया प्रति क्विंटल, जिससे कि उनका सम्मान, किसानों की जो मेहनत है उसका सम्मान हमने किया। तो बताना ये चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में 2018 तक 15 लाख किसान पंजीकृत थे छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़ में लगभग 24 लाख किसान पंजीकृत हैं। ये हमारी सरकार की सफलता है जो किसानों के हित में काम कर रही है, जिससे कि किसान जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं, सरकार के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और किसानों को जो है लाभ मिल रहा है इसका। अच्छा, एक चीज़ और सर, क्योंकि चुनाव भी बड़ा नज़दीक है, 2023 के आखिर तक में चुनाव होना भी है, आपको लगता है कि मिलेट्स जो फसलें हैं समर्थन मूल्य पर लाना प्रदेश सरकार के तौर पर बतौर कांग्रेस पार्टी के विधायक होने के नाते ये एक बड़ी उपलब्धि भी है जिसको आप अपने इलाके में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं? मिलेट के लिए तो हम लोग शुरू से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कर रहे हैं कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें मिलेट्स को जो है वो किया जाए, शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी गए थे और उन्होंने अपनी छत्तीसगढ़ में मिलेट को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं शुभेंदु कि मिलेट में हमारे बैजनाथ जी भैया बैठे हुए हैं, हम लोग 10,000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं प्रति एकड़ में। ये बड़ी बात है। और 10,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दे रहे हैं, यानी कि जब सेंटर में नहीं है, जब सेंटर में नहीं है तब हम सब्सिडी दे रहे हैं कि अगर धान के अतिरिक्त आप अगर मिलेट्स का भी काम करते हैं हमारे किसान भाई, तो उसमें भी हम जो है वो समर्थन 10,000 रुपये समर्थन का देंगे। और भी मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि मिलेट्स जो कि अब लगभग हर राज्य के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है मिलेट फसलें। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर मिलेट फसलों को अभी तक संजोकर रखा गया है। मोटा अनाज जिसे कहते हैं, अगर बहुत सारे लोग अगर नहीं समझ पाए तो मोटे मोटे तौर पर इसको मोटा अनाज कहा जाता है। मोटा अनाज जो कि भारत की एक सभ्यता संस्कृति में बसा, सब लोग समझते हैं। हमारे यहाँ शुभेंदु कोदो कुटकी सब कोई जानता है और कोदो कुटकी को पूरा सेवन किया जा रहा है। हमारे जितने भी लोग हैं, जितने वो सब लोग, मैं खुद जो है वो चावल के जगह पर कोदो कुटकी हमारे यहाँ ही बनता है, तो हम लोग खुद खाते हैं, स्वीकार करते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहली बात यह है कि आपको बताना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब केवल 3 वनोपज जो हुआ करते, 3 या 7 वनोपज थे जिनको समर्थन मूल्य दिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार आई तो वनोपजों की संख्या 52 कर दी गई और 52 करके 52 वनोपजों को जो है समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने दिया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी जिसमें कोदो कुटकी रागी ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी। और मिलेट के लिए जो काम छत्तीसगढ़ कर रहा है, मैं समझता हूं उसको पूरे देश को जो है, अन्य राज्यों को भी जो है स्वीकार करना चाहिए। मिसाल के तौर पर भी है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मिलेट फसलों को समर्थन मूल्य पर लाने के लिए देश भर के अंदर ये मांग की है और ये कहा है कि मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए आपको भी कुछ करना चाहिए। ये चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन एक और सवाल, मैं वापस बिलासपुर के विकास पर भी आऊंगा, लेकिन एक और बड़ा मसला चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, इसको लेकर के सियासत भी खूब हो रही है सर। आरक्षण का मसला है और आरक्षण पर बार बार विपक्ष जो है सवाल उठाता है कि हमने तो आरक्षण दे दिया था साहब, आप कोर्ट के अंदर सही तरीके से लड़ाई लड़ नहीं पाए। और दूसरा, भूपेश बघेल सरकार और तमाम आप सभी लोग भी अक्सर देखा जाता है कहते हुए नजर आते हैं कि हमने दोबारा से विधानसभा में एक विधेयक पारित करके दिया है, लेकिन राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।
देखिए, आरक्षण एक ऐसा विषय है, आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार चाहे राज्य में रही हो चाहे केंद्र में रही हो, इस पूरे देश में सामाजिक न्याय अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने ही किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय कहाँ किया है? उन्होंने तो एक धर्म विशेष की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात उनका एजेंडा कभी नहीं था। श्यामा प्रसाद 2023 का चुनाव आने वाला है, धर्मांतरण का मामला फिर से उठेगा। मैं आपको बताना नहीं, धर्मांतरण की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं आरक्षण का आधार बता रहा हूं आपको कि हमारे देश में आरक्षण का जो है वो किसने दिया, किसकी सरकार ने दिया? समाजों को न्याय किसने दिया? सरकार ने दिया। आदिवासियों को न्याय किसने दिया? अनुसूचित जाति के भाइयों को न्याय किसने दिया? पिछड़े वर्ग को न्याय किसने किया? तो वो कांग्रेस की सरकार ने दिया। आज भी मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रदेश में डाटा के आधार पर आरक्षण को जो है उन्होंने विधेयक लाए हैं तो वो सामाजिक न्याय करने के लिए है। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति क्यों कर रही है? भाई, एक तरफ आप आरक्षण के विधेयक को सर्वसम्मति से पास करते हो और दूसरी तरफ आप पीछे से मना करवाते हो। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये कांग्रेस नहीं कर रही है, ये बीजेपी कर रही है। हम कांग्रेस में हैं, हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय करते हैं और हर समाज के साथ न्याय करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, अगर आपको लगता है जो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि उसमें जो डाटा है, अगर डाटा रिपोर्ट अगर सार्वजनिक कर दें, आप विधानसभा में बता देते या जनता के बीच में भी बता दें, तो शायद वो क्वांटिफाइबल डाटा की जो रिपोर्ट है उसको आप सार्वजनिक कर दें तो उसके बाद कुछ सवाल बचेगा नहीं। क्योंकि राज्यपाल महोदय ने भी अपने एक सवाल में कहा था कि क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट क्या है, आप ये बता दीजिए। 10 सवाल पूछे गए थे, उसका जवाब भी सीएम ने दिया था। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद आपको लगता है कि सवाल नहीं उठेंगे, कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर दिया जाएगा? क्योंकि पहले 57-58 पर ही सवाल थे, अब तो 76 हो गया है। देखिए, एक बात बताइए, आरक्षण एक ऐसा विषय है, जब भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण बढ़ाया था तो उनने किस डाटा के आधार पर बढ़ाया था? उन्होंने कैसा विधेयक पास किया? कांग्रेस ने क्या विरोध किया था उनका? नहीं किया था। कांग्रेस ने समर्थन किया था, क्यों? कांग्रेस सामाजिक न्याय के पक्ष में थी। उसके बाद वो चैलेंज हुआ और उसको कोर्ट ने स्टे किया, निरस्त किया। क्यों किया? आपका डाटा गलत था। उन्होंने जब उसको निरस्त किया तब उन्होंने आधार माननीय न्यायालय ने क्या दिया कि वो डाटा आपका सही नहीं है, और उस डाटा को सही किया। किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने। उस डाटा को सही करके फिर उसको विधेयक को लाए और उसको सर्वसम्मति से पास किया गया। अब जो डाटा आधार का होता है, आधार क्या है भाई? 2011 का सेंसेक्स आधार है। 2021 में सेंसेक्स हुआ नहीं, 2023 आ गया है। तो सेंसेक्स जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आप आधार कैसे ले लेंगे? और आपके पास आधार जो है वो 2011 की जनगणना था। तो हमारी सरकार ने डाटा भी सही दिया है, कोशिश भी सही है, और हमारा प्रयास है कि हम सभी समाजों को जो है साथ लेकर आगे बढ़ सकें। संघ के कई नेता छत्तीसगढ़ का लगातार दौरा कर रहे हैं। केंद्र की सेंट्रल टीम बार बार दौरे कर रही है। कई केंद्रीय मिनिस्टर अब तक छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं, रायपुर की गलियां छान चुके हैं। आपको लगता है कि ये कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकता है कांग्रेस पार्टी और पूरी सेना के लिए? संघ क्या करता है आप बताइए? संघ क्या करता है? संघ का काम क्या है? तो संघ का जो काम है वो संघ कर रहा होगा, ठीक है साहब, और उनको करने दीजिए, उसमें हमें क्या दिक्कत है? हम लोग उनका जो काम है या भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो क्या काम है? इसी के लिए तो आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि हम देश में कर क्या रहे हैं। किसने खून नहीं बहाया इस देश की आजादी के लिए? किसको अस्वीकार कर देंगे हम? क्यों कर देंगे? हर आदमी का इस देश में अधिकार है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें मैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिक्र आप कर ही रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ पर भी पड़ेगा? देखिए, हम लोग भी भारत जोड़ो यात्रा कर ही रहे हैं और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर आदरणीय मोहन मरकाम जी और मुख्यमंत्री जी के हम लोग बिलासपुर में भी ये काम कर रहे हैं कि हम सभी को एक साथ रखना चाहते हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हमारा काम नहीं है कि हम अमुक इस जाति धर्म का है तो या दूसरे जाति धर्म का है तो उसके साथ भेदभाव करेंगे। हम उसके साथ नहीं कर रहे हैं।
जो संविधान ने हमको नियम दिया है, जो अधिकार दिए हैं इस देश में, वो संविधान के आधार पर सबको जो अधिकार है वो अधिकार है, और हम लोग उसमें काम करते हैं। और भारत में प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहने के लिए इस देश को जो है विश्व गुरु माना जाता है, और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे। हाईवे की गलियों के बाद वापस से अब जरा पतली गलियों पर चलते हैं और वापस बिलासपुर में लौटते हैं। सर, बिलासपुर में आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आने वाले हैं। इसमें न सिर्फ रोजगार बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बड़ा मुद्दा है। और जब आप बतौर एक विधायक चुनकर के आए जनप्रतिनिधि के तौर पर, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती, बहुत अच्छा सवाल आपने शुभेंदु पूछा है। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जब मैं विधायक बना दिसंबर में, और फरवरी मार्च बच्चों के एडमिशन का टाइम आ जाता है, स्कूल के बच्चों का, और मेरे सामने सैकड़ों माताएं बहनें जिनके बच्चों को लेकर आती थी, जिनके बच्चों के पिता या तो उनके साथ नहीं रहते थे, या उनके बच्चों के पिता नहीं थे, या ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी माताएं नहीं थी, या उनके घर में दिक्कत थी, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। और मेरे पास आकर सबसे बड़ा काम वो कराते थे कि विधायक जी उस स्कूल ने फ़ोन कर दीजिए, फीस थोड़ी कम कर दें, विधायक जी फ़ोन कर दीजिए, फीस माफ़ कर दें, या विधायक जी चिट्ठी लिख दीजिए। लगभग 1000 लोगों को लिए मैंने चिट्ठी लिखी, और मैंने उस बात को लेकर मैं अपने शिक्षा मंत्री जी के पास गया, शिक्षा सचिव के पास गया। उस वक्त मैं बोर्ड का मेंबर भी हुआ करता था। तो मैंने उनसे ये कहा कि हमको, सरकार को इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने चाहिए, और उसके आधार पर हमारे बिलासपुर में 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है बिलासपुर में शुरू किए गए। और बाद में उस योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखा, और उसको बाद उन्होंने स्टडी किया, और उसको स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल मुझे लगता है कि स्वामी आत्मानंद पब्लिक जितने भी स्कूल, सरकारी स्कूल जो खुले हैं, वो बहुत बेहतर हैं, और जिनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और अब तो नेता भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ें। 500 सीटों में ये परिपाटी बदली है। बिल्कुल, 500 सीटें अगर एडमिशन होती हैं तो उसमें 16,000 17,000 के आसपास फॉर्म आते हैं। यानी कि जो मेरे विधानसभा में 6 स्वामी आत्मानंद स्कूल है, 6 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें कि गरीब का बच्चा, आम आदमी का बच्चा, जो डेली का जो अपना इनकम कमाता है उसका बच्चा, हर व्यक्ति का, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, अच्छे परिवार का बच्चा, सब बच्चा उसमें पढ़ता है। क्योंकि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोगों ने जो खोले हैं उसमें हम गुणवत्ता दे रहे हैं, वैसा माहौल दे रहे हैं, वैसा वातावरण बना रहे हैं, और उस प्रकार का शिक्षा का स्तर मेंटेन कर रहे हैं। तो स्वामी आत्मानंद आज हमारी सरकार की सबसे सफलतम योजनाओं में से है, जिससे कि हमने बिलासपुर का शिक्षा का स्तर बढ़ाया। लेकिन हेल्थ सेक्टर का क्या होगा सर? उसके बारे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी जो कई लोग हैं और विरोधी जो हैं, वो कहते हैं कि हेल्थ सेक्टर में सुधार लाने की अभी भी जरूरत है। आदरणीय शुभेंदु जी, 15 साल जिनकी सरकार रही, उनसे पूछिए कि जब कोरोना का काल आया था तो छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर की संख्या कितनी थी, कितने आईसीयू बेड थे, कितने ऑक्सीजनेटेड बेड थे, क्या स्थिति हेल्थ सेक्टर की थी। हम 15 साल यहाँ पर शासन किए और हमने अपने आप को ऐसा तैयार नहीं किया। आज मैं अपने बिलासपुर की बात करता हूँ। मेरे बिलासपुर में 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, सिम्स एक मेडिकल कॉलेज है और जिला अस्पताल है, जिनका ऑक्सीजन प्लांट जितना है, सिम्स का 750 लीटर प्रति मिनट का था, जिला अस्पताल का 550 लीटर प्रति मिनट का था। हमारी सरकार ने दोनों को, मैं मंत्री जी से लेकर आया और दोनों अस्पतालों को 1,000 लीटर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एक्स्ट्रा दिला के आज सिम्स में लगभग 1800 लीटर प्रति मिनट का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, और जिला अस्पताल में 1550 लीटर प्रति मिनट का है। तो हमने, और आज हमारे पास कितने बेड हैं? आज हमारे पास जिला अस्पताल में 400 बेड हैं जो ऑक्सीजनेटेड हैं। हमारे पास कितने आईसीयू बेड हो गए, सिम्स में कितने आईसीयू बेड हो गए। आज हमारे बिलासपुर में 15 साल तक आपके सरकार में काम करते हुए आप एक MRI और CT स्कैन मशीन नहीं लगा पाए। आप सरकारी अस्पताल में हम लोगों ने लगवाई, हम लोग लेकर आए पैसा 20 करोड़ रुपए, और आज हमारे शहर के सरकारी अस्पताल में CT स्कैन होता है, MRI होता है। पहले कहाँ होता था? आज हमारे यहाँ ऑक्सीजन ब्लड कितने हैं, आज हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं। आज हम ऐसी आपदा का सामना करने के लिए सक्षम हुए हैं और हमें सिखाया गया इस आपदा ने। तो बिलासपुर में इसके अतिरिक्त 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर बनाया हमने।
आज वहाँ पर जो हार्ट के लिए, कैंसर के लिए रायपुर भागते थे, आज हमारे पास बिलासपुर में 4 से 6 महीना बचा हुआ है और वो शुरुआत हो जाएगी। तो आज एक बड़ा एम्स की टक्कर का हॉस्पिटल भी हमारे बिलासपुर में बन गया है। और साथ साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से सलाह लेकर बिलासपुर में, मैंने उनसे मांग करी है कि बिलासपुर में एम्स की स्थापना की जाए, ताकि जो बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग के जो लोग हैं उनको वहां ना जाना पड़े। ये कोशिश होती है और इन्हीं कोशिशों के जरिए अगर एम्स अगर बिलासपुर में है तो देखिए कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को बखूबी समझते भी हैं कि एम्स आने से कितना ज़्यादा तरक्की होगी। अच्छा, शिक्षा का आपका प्रश्न था शिक्षा और स्वास्थ्य में आपने क्या किया, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने ये काम किए हैं, हमारी सरकार ने काम किए हैं और हम लोग नियमित जो है। आज एक बात और बताना चाहता हूँ कि पहले के लोगों को कितना मुख्यमंत्री जी अनुदान देते थे स्वास्थ्य की सेवाओं में, आज 110 गुना ज्यादा हम लोग अनुदान देते हैं। लेकिन विरोधी तो कहते हैं कि आयुष्मान योजना लागू नहीं होने देते। नहीं, मोर देन 100 टाइम्स 110, वो 10 करोड़ साल का देते थे, हम आज 110 करोड़ साल का देते हैं। इसके अतिरिक्त खूबचंद बघेल योजना, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना में हम लोग काम कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो देती थी 750 करोड़ रुपए, जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का साल का खर्चा होता था और कितना पब्लिक में जाता था, 350 करोड़। आज हम लोग, हमारा सरकार ट्रस्ट में काम कर रही है स्वास्थ्य विभाग, और वो ट्रस्ट जो है पूरा 400-500 करोड़ रुपए डायरेक्ट जनता को देती है। बीच में कमीशन खोरी नहीं है कहीं पर, ये हमने लगाम लगाया हमारी सरकार ने। चलिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है। और क्योंकि बीच में जो कमीशन खोरी होती है, इस वजह से बहुत हद तक जो पैसा विकास के लिए लगना चाहिए वो कई बार नहीं भी लग पाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसा पहुंच रहा है। लेकिन 100 जो स्मार्ट शहर, उसमें से एक बिलासपुर को और कितना स्मार्ट करना है, कितना आगे का लक्ष्य है, और सबसे पहला अगला जो कदम होगा, क्योंकि अब साल भी खत्म होने को है, ये टर्म खत्म होने को है, तो आप ऐसा बेंचमार्क सेट करके जाएं कि अगली बार जनता आपको ही चुन करके भेजे। देखिए, बिलासपुर को हम लोग बहुत अच्छे से सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा अरपा का काम हो, चाहे शहर को विकसित करने का काम हो, चाहे हवाई जहाज सेवा का काम हो, तो हर क्षेत्र में कर रहे हैं। और स्मार्ट सिटी भी हमारे पास है। आज हमारे पास शहर में बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, आज हमारे पास अच्छे चौराहे हैं, आज हमारे पास यहाँ तालाब खराब पड़े रहते थे, आज बिलासपुर में बंधुआ तालाब, जतिया तालाब में आदमी जाए तो बिलासपुर का देखे तो जाके कि वहाँ पर कितना अच्छा काम हुआ है, वहाँ पर बोट चल रही है, वहाँ लोग मनोरंजन कर रहे हैं, वहाँ पर 20 गार्डन है जहाँ पर ओपन जिम की स्थापना हुई है। लगातार हम लोग बिलासपुर को सुंदर बनाने में, विकसित बनाने में और उन्नत बनाने में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमको विश्वास है कि आने वाले समय में और भी बेहतर काम हम लोग जनता के लिए करके देंगे। और बिलासपुर जो है, जो रायपुर को तवज्जो मिलती थी पहले, वो अब बिलासपुर को मिलने लगी है। और बिलासपुर जो है रायपुर के आगे, रायपुर के बराबर हमको खड़ा करना, ये हमारा लक्ष्य है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इस उम्मीद के साथ, और हम भी यही चाहते हैं कि अगली बार जब वापस से एक फिर से कॉन्क्लेव करें प्रगति पथ पर बिलासपुर, तो उसमें हम कुछ और नई चीज़ें जिनके बारे में डिस्कस कर सकें। खैर, बहुत शुक्रिया सर शैलेश पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन जाने से पहले स्वागत कार्यक्रम भी है। आप शैलेश पांडे जी ने जो इतना विकास के काम किए हैं उसके लिए स्वागत तो बनता भी है। और इसलिए छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे एक और जनप्रतिनिधि के साथ। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे।